वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज चंडीगढ़ से? बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। जिस तरीके से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में एक सिख जत्था पंजाब से पाकिस्तान गया था, वहां पर दर्शन के लिए श्री ननकाना साहिब में और करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए जो जत्था गया था उसमें एक करतारपुर से महिला थी सरबजीत कौर, जो कि वहां से जत्थे से अलग हो गई थी और वहां पर उसने एक पाकिस्तानी शख्स जिसका नाम नासिर हुसैन बताया गया है अब इस्लाम कबूल करके उससे निकाह कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्दी ही अब भारत को डिपोर्ट किया जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध भी चला था और अभी भी जो है दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो सिख जत्था है उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं थी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, लेकिन जिस तरीके से जो सिख जथेबंदियां हैं उनकी तरफ से मांग की गई केंद्र सरकार से और उसके बाद एक गहन जांच पड़ताल के बाद एक सिख जत्थे को यहां से जाने दिया गया, लेकिन वहां से जिस तरीके से जो पंजाब की महिला है सरबजीत कौर वहां वीज़ा गई तो दर्शन के लिए थी, लेकिन वहां से उसने सीधा एक पाकिस्तानी शख्स से शादी कर ली। अब जिस शख्स से उसने शादी की थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के फ़ोन की देखिए अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरा तो नहीं है, ये पाकिस्तान के लिहाज से भी उसकी चेकिंग की जा रही है और सरबजीत कौर को जल्दी ही अब भारत को डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ जी राम जी जो एक्ट लेकर आई है केंद्र सरकार, मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी एक्ट, उसको लेकर देखिए पहले आम आदमी पार्टी ने विशेष सत्र बुलाया क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, मान सरकार है यहाँ पर, और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें साफ तौर से कहा गया कि मनरेगा ही यहाँ पर लागू रहेगा और किसी भी हाल में विकसित भारत जी राम जी एक्ट को यहाँ पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, लेकिन अब देखिए कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर जो केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में जो मजदूर हैं उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और यहाँ पर अब बीजेपी का विरोध होना शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक रणनीति तैयार की गई है। केंद्र की अगर बात करें बीजेपी आला कमान की तरफ से पहले जो एससी कम्युनिटी के नेता हैं पंजाब में, जितने भी लीडर्स हैं एससी कम्युनिटी के, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पंजाब में करें और बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ये एक्ट भी है ये मजदूरों के हित में है, उनके पक्ष में है। अब 7 तारीख से फाजिल्का से एक अभियान पंजाब बीजेपी शुरू करने जा रही है जिसमें मजदूरों को ये बताया जाएगा कि मनरेगा के स्थान पर जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट लेकर आए हैं वो मजदूरों के हक में कैसे हैं। पहले 100 दिन मनरेगा के तहत काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन काम मिलेंगे सीधे मजदूरों के खातों में। ये जो मनी है, जो पैसा है, जो मजदूरी है उनकी, वो सीधा उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा अगर मजदूर विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत किसी काम की मांग करते हैं और 15 दिनों के भीतर उन्हें वो काम नहीं मुहैया करवा पाती है सरकार, तो यहाँ पर एक भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी उस मजदूर को दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जो अब मजदूरों को बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसकी शुरुआत फाजिल्का से की जाएगी और मजदूरों को बताया जाएगा कि किस तरीके से विकसित भारत जी राम जी एक्ट मजदूरों के पक्ष में है। लेकिन इससे देखिए मनरेगा के स्थान पर जो एक्ट लाया गया है इससे तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि केंद्र सरकार भले ही पंजाब के हित में कोई भी योजना लेकर आए, उसका यहाँ पर जो सत्ता पार्टी है या विपक्ष पार्टी है कांग्रेस कड़ा विरोध करती है और लोगों को ये एक मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि केंद्र सरकार पंजाब के सिखों के खिलाफ है और वो नहीं चाहती है सिखों का हित, और यही वजह है कि इस तरीके से जो आए दिन कुछ ना कुछ जो योजनाएं हैं वो सरकार लेकर आ रही है। लेकिन इसी के साथ देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार पंजाब का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल वो पटियाला के घनौर में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब सत्ता में आम आदमी पार्टी आई थी, एक महिलाओं से उन्होंने वादा किया था कि अगर चुनाव से पहले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की सत्ता में आते हैं तो 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे।
बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी ये वादा किया गया था कि बुजुर्गों को भी पेंशन प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये दिया जाएगा। इन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। नायब सिंह सैनी लगातार हरियाणा में किए गए वादों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लाडो लक्ष्मी दीनदयाल योजना के तहत हरियाणा की महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये दिया जा रहा है। किसानों की फसल जो है एमएसपी पे पंजाब में खरीदी जा रही, हरियाणा में खरीदी जा रही है, बल्कि पंजाब में अभी तक किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदी नहीं जा रही है। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस बनाया गया भव्य तरीके से, तो वो हरियाणा में बनाया गया, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार को। लेकिन जिस तरीके से मोर्चा यहाँ पर कांग्रेस ने खोला हुआ है और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल की बात करें जो एक बार गठबंधन में थी बीजेपी के साथ और गठबंधन के तहत सरकार भी यहाँ पर रही है 2012 तक और 2017 तक यहाँ पर देखिए सरकार रही है बीजेपी अकाली गठबंधन की। लेकिन श्रोमणी अकाली दल जो है बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मनरेगा के स्थान पर जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट लेकर आई है यहाँ पर केंद्र सरकार, तो ऐसे में इसको लेकर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगा रही हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव जो कि 2027 के शुरुआत में होने हैं, उसको लेकर अभी से ही जो है रणनीति बीजेपी और अकाली ने तैयार कर बिल्कुल ईशा, इसी पर आपसे ज्यादा जानकारी लूंगी। राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। राजकुमार, क्या कुछ खास खबरें हैं आज? इस समय अगर देश की बड़ी खबर की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो टीम है उसने सुरक्षा कारणों की वजह से T20 जो क्रिकेट का आयोजन होगा उसमें खेलने से मना कर दिया। और ये इनकार जो किया है, ये इनकार इसकी वजह सुरक्षा कारण बताए गए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जिस तरीके की हालात और परिस्थितियां हिंदुस्तान की बनी हुई है, वहाँ हिंदुओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिख रही है। और ये बांग्लादेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उसकी टीम हिंदुस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर बहुत जो एक छवि जो होती है वो छवि को प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरे इंतजाम सुरक्षा के किए हैं और ये भरोसा भी दिया है कि खेल की भावना से खेल को खेला जाएगा, कहीं किसी तरह की कोई नहीं होगी। लेकिन वहाँ की जो सरकार है और वहाँ की जो टीम है उस टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। तो ये जो खबर है, ये खबर इस समय निश्चित तौर पर दुनिया के पटल पर जो है ये बड़ी खबर के तौर पर रहेगी। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जिस तरीके की परिस्थिति हुई, वहाँ के राष्ट्रपति को जिस तरीके से बंधक बनाया गया, उनकी पत्नी को बंधक बनाया गया, और ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जिस तरीके की हठधर्मिता की और शनिवार को जिस तरीके का हमला हुआ, उसमें निश्चित तौर पर आज अगर एक बड़े अखबार की बात की जाए अमेरिका के, तो उसमें खबर प्रकाशित हुई है और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 40 से ज़्यादा लोग जो है इस हमले में मारे गए हैं, जिसमें सैन्यकर्मी और जो नागरिक हैं वो भी मारे गए हैं। और वेनेजुएला पर जिस तरीके का जो रवैया है अमेरिका अपना रहा है, उसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की जो इमरजेंसी मीटिंग है वो आज मीटिंग बुलाई जाएगी। पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहेगी। और ये जो वजह बताई जाए, जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि वेनेजुएला में जो बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जहाँ पे अमेरिका ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ पर तेल का बड़े जो भंडारण है वो है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं वेनेजुएला की जो सरकार है वो उनकी सारी बातें नहीं मान रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में तनातनी हुई। और आज हालात ये हो गए हैं कि अब ट्रंप ने वहाँ के उपराष्ट्रपति को भी धमकी दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो मीटिंग होगी आज, इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है, उस मीटिंग में किस तरीके के निर्णय निकल के आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी खबर की बात करें तो आज जो मौसम है, मौसम अगले एक सप्ताह तक थोड़ा सा जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फ़ जम रही है, थोड़ी सी शीतलहर है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यदि बात की जाए, दिल्ली और दिल्ली के आसपास बात की जाए, तो थोड़ा सा माहौल ठीक है। आज सूरज निकल रहा है, कोहरा कम है। दिल्ली में ग्रेप 3 जो है वो हटा दिया है, ग्रेप 2 की जो पाबंदियां हैं वो लगातार जारी रहेंगी। अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली विधानसभा का आज से सत्र जो है वो शुरू होगा। 70 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके के जो बजट्स हैं, जिस तरीके की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं और अपने प्रश्नों का जवाब जो है सरकार से मांगेंगे और सरकार जवाब देती हुई दिखेगी। ये जो खबरें हैं, इन खबरों के आसपास
निश्चित तौर पे जो देश आज जो मुझे लगता है कि घूमता दिखेगा। अगर मनरेगा की बात की जाए तो कांग्रेस ने पूरा एक 45 दिन का एक प्रोग्राम किया है, उसको 8 तारीख से उसको शुरू करना है और ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचना चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जो मनरेगा की जो व्यवस्था 2005 में की गई थी, उस व्यवस्था को निश्चित तौर पर परिवर्तित किया गया है। पहले सारा पैसा जो था वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब 60-40 का रेशो हो गया है। तो 40% पैसा प्रदेश सरकार कहाँ से इकट्ठा करेंगी, इनको लेकर तमाम तरह के जो असमंजस की स्थिति है वो सब आई है। अब ग्राम पंचायत स्तर तक किस तरीके से चीज़ें होंगी, 45 दिन का जो कार्यक्रम है ये 28 फरवरी तक चलाने की योजना की गई है। और बड़ी खबर की बात कर लें तो क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बना था। उसको लेकर जो अपना दिल्ली का आसपास का जो इलाका है उस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि तमाम तरह की परिस्थितियों को लेकर जिस तरीके के हालात बने हैं, लाल किले पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने जिस तरीके का वो हमला हुआ, जिस तरीके का अगर कहें तो बम विस्फोट जो हुआ, उस विस्फोट की NIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और 26 जनवरी के आसपास दिल्ली और दिल्ली के आसपास निश्चित तौर पे सघन चेकिंग अभियान भी चलेगा और तमाम तरह की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को, व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के लिए, क्योंकि शौर्य है, सेना को और मजबूत करने के लिए 1 लाख ड्रोन जो हैं उनका एक दस्ता तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अब जो हमारे जो सैनिक जब गश्त करने के लिए जाएंगे तो उनके साथ निश्चित तौर पर वो ड्रोन जो हैं उनकी टीम भी साथ होगी, ताकि आसपास की जो कैजुअलिटी है, आसपास की जो सुरक्षा की जो भावना है वो बनी रहे और तमाम तरह की जो हमारी जो सेना है वो और ज़्यादा सशक्त हो। इसको लेकर भारत सरकार तमाम तरह की जो परिस्थितियां बिल्कुल यानी कि राजकुमार पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अजहर हुसैन हमारे संवाददाता जम्मू श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके के हवाले से लगातार जो है सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। हमने देखा कि बीते दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि कई एक जो आतंकी समर्थन है या आतंकी जितने भी गतिविधि में शामिल लोग थे उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन, एक महा क्रैकडाउन किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सील भी कर दी गई है। जम्मू के कई एक क्षेत्रों में जिस हम कश्तवाड़ या राजौरी की बात करें तो यहाँ से भी काफी सारी प्रॉपर्टियां हैं वो सील कर दिए। लेकिन अब की बार एक सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक डाटा तैयार किया गया है जिसमें तकरीबन 310 जो लोग हैं उनकी शिनाख्त की गई है, जो कि पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठ के वहां से रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन में या आतंकी गतिविधियों को वहां से वो जो है हैंडल करके इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं, 310 लोग हैं, ये अर्ली 90s में या 95 में वक्फे से जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए या कश्मीर में बैठे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे बैठे हैं और इनकी पूरी तरीके से एक लिस्ट तैयार की गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी से पहले इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन किया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सील कर दी जाएगी और ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो सामान बेचने का या यूं कहेंगे कि हम एम्युनिशन बेचने का काम करते हैं और उसके साथ साथ जो बाकी जितनी भी गतिविधियां हैं, मिलिटेंसी गतिविधियां हैं, उनमें शामिल ये लोग हैं और वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं। एक लिस्ट तैयार बन रही है और इस लिस्ट के दौरान जो है तकरीबन जो है 310 लोग जो है वो इसमें शामिल है और इनकी एक लिस्ट तैयार की गई है, इनकी प्रॉपर्टियां बाज़ाब्ता तौर पे सील कर दी गई है। एक महा ऑपरेशन यहां पे इनके खिलाफ किया जाएगा। दूसरी खबर की अगर आप बात करें जो है यूनियन मिनिस्टर, जो पावर मिनिस्टर है, वो आज दूसरे रोज पे कश्मीर के दौरे पे हैं। कल जो है वो कश्तवाड़ पहुंचे थे और वहां पे जितने भी NHPC के जो प्रोजेक्ट्स है वो उनका निरीक्षण किया है और साथ ही साथ जो रेटियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां का जो है इनॉग्रेशन किया, वहां पे संग बुनियाद रखी और वहां पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है काफी सुर्खियों में रहा था कि वो इसका यहाँ पे मानना था कि यहाँ पे जितने भी जो मजदूर है या जितने भी एम्प्लॉय फॉर्म का काम कर रहे हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पे एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उनकी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि ये जो लोग यहाँ पे काम करेंगे ये किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो। तो उसके बाद में काफी सारी जो आलोचनाएं हैं वो भी शुरू हुई थी। कल इसमें एक स्पष्ट तौर पे जिस तरीके से श्री मनोहर लाल खट्टर जो
दूसरे रोज के दौरे पे है। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा, साफ और स्पष्ट जो भी एम्प्लॉय उसमें काम करेंगे उनकी बाज़ाब्ता तौर पे वेरिफिकेशन होगी और किसी भी आतंकी समर्थन लोगों को कहीं पे किसी भी जगह उनकी कहीं पे जगह नहीं है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें रिजर्वेशन के हवाले से, हालांकि सियासत गरमाई हुई है एक बार फिर रिजर्वेशन के हवाले से, सोशल मीडिया से लेकर बाकी जितनी भी बातें हैं वो हो रही है। इसमें ओपन मेरिट्स के लिए एक बार फिर ओपन मेरिट के जो छात्र है वो एक बार फिर सरकार को घेराव में नजर आते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया तो लग रहा है कि आने वाले समय में एक यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, वो सरकार के खिलाफ हो सकता है। लेकिन ये तब मामला बना जब जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी बारामूला में कुछ एक पोस्ट निकले जिसमें जो है टोटल जो 20% का जो कोटा है वो ओपन मेरिट के लिए रखा गया था और कहीं ना कहीं इसको लेके भी छात्रों में काफी गमो गुस्सा यहाँ पे दिख रहा है। तो आने वाले समय में हालांकि सोशल मीडिया पे अभी बड़ी लंबी बहस भी छिड़ रही है, क्योंकि ये तब मामला बना जब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर सरकार के अपने ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रूल्ला ने भी जो है अपनी सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन भी किया था। और उसके बाद में कई एक दिनों में जब हमने देखा कि इलेक्शन भी चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आगा रूल्ला और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच में बिल्कुल अजहर, जिस तरीके की नाराजगी अब विधायकों के बीच देखी जा रही है एनसी के अंदर, आगे जाकर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना भी है। और यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अभी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है, वो बेहद खास है क्योंकि कल ही वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात किए थे और वर्षों से एक सुगबुगाहट देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी कि योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला, और फिर इस बार भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट का मकर संक्रांति के बाद किसी भी समय विस्तार हो सकता है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बेहद अहम है। कौन कौन नए चेहरे शामिल होते हैं, किसका विभाग बदला जाता है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा दिल्ली में देखने को मिल सकती है जी। इसके अलावा हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की बात कर लें तो वो आज गोरखपुर के दौरे पे हैं, गोरखपुर महाराजगंज दौरे पे। आज वो गोरखनाथ मंदिर जो जहाँ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं योगी आदित्यनाथ, वहाँ दर्शन करते हुए भी देखे जाएंगे। तो कार्यभार संभालने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लगातार पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के दौरे पे हैं। देखना होगा कि जो उनकी अग्नि परीक्षा है 2027 के विधानसभा चुनाव की, उसको कैसे पार करते हैं और उसी को पार करने की कवायद में वो जुटे हुए हैं। जो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक लगातार यात्राओं का उनका सिलसिला शुरू हुआ है। वहीं हम बात कर लें लखनऊ की खबरों की तो कोडिन कफ सिरप को लेकर अभी भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली हुई है और जांच नहीं कर रही है, दोषियों को सजा नहीं दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी के कई चेहरे हैं जो शामिल हैं और सभी को दंडित किया जाएगा और एसटीएफ अपना काम कर रही है। अब देखना होगा कि जो ईडी की कार्रवाई है, एसटीएफ की कार्रवाई है, वो किस मुकाम तक पहुंचती है। इसके अलावा हम मौसम की बात कर लें तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार अभी भी 18 जनपदों में शीतलहर और कुहासे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और अगर बात कर लें खास करके पूर्वांचल की तो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, ये वो जनपद हैं जहां ट्रेनें भी बाधित हैं, सड़क मार्ग भी बाधित है। जो एक तरह से कुहासे की वजह से सबकी स्पीड थम गई है। लखनऊ से भी कई फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं, कई फ्लाइटें बहुत लेट से चल रही हैं। वहीं ट्रेनों की बात कर लें तो वाराणसी से लेकर लखनऊ तक तमाम ऐसी ट्रेनें हैं, 50 से अधिक ट्रेनें जो 8 घंटे से 24 घंटे तक विलंब चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों को निरस्त भी किया गया है क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक विलंब हो गई हैं। तो कहा जा सकता है कि मौसम की मार अभी भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे जनपद हैं जहां 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से शीतलहर चल रही है। कुहासे की वजह से जो आम जनमानस प्रभावित है वो तो है ही है, ट्रेनों और बसों की वजह से भी काफी लोगों को अपनी यात्रा में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास लौटूंगे। ईशा आपके पास आते हुए, देखिए ईशा, 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी
को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है कि कैसे अपना वहाँ पर काबिज हो पाएगी बीजेपी, क्योंकि जो धारणाएं हैं वो ये है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और जो अन्य पार्टी है सिख के विरोध में बीजेपी रहती है। इस तरह की जो तमाम धारणाएं हैं लोगों के बीच काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कृषि संबंधी जो कानून लेकर आई थी केंद्र सरकार, हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे रद्द भी किया था, लेकिन उसके खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन में डटे रहे ज़्यादातर, क्योंकि जो किसान वहां पर डटे हुए थे। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी और यही वजह है कि तब से लेकर अभी तक बीजेपी को इस तरीके से जो पंजाब के ज़्यादातर जो आबादी है वो इस तरीके से देखती है कि वो सिखों के खिलाफ है और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी आती है। लेकिन एक एक करके अब सिखों को लुभाने की कोशिश भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी एक बार फिर से यहाँ पर लगाई जाएगी, जो एक एक करके यहाँ पर पहुंचेंगे, जो सिख समुदाय हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी को लेकर ये भी कहा जाता है, क्योंकि अगर पंजाब की स्थिति की बात करें, शहरों में बीजेपी का वोट, इन गांव में वोट बैंक उतना अच्छा नहीं है बीजेपी का और गांव में बहुत ज़्यादा कम वोटें पड़ती हैं। जो वोट भी पड़ती है वो शहरी वोट पड़ती है बीजेपी को और उसमें सिखों की वोट भी शामिल हैं। लेकिन अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाए कि सिखों के खिलाफ बीजेपी बिल्कुल नहीं है, उनके हित में है। और यही वजह है कि निहंग सिखों से एक मुलाकात चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी की और एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि सिखों को बताया जाए कि किस तरीके से जो बीजेपी हैं उनके हित में काम कर रही है और उनके पक्ष में है। लेकिन मनरेगा की अगर बात करें, देखिए जिस तरीके से मनरेगा को लेकर एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि दलितों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब ये देखना है कि 7 तारीख से जो अभियान बीजेपी चलाएगी पंजाब में, क्या उसका असर वो छोड़ पाती है या नहीं, और क्या विकसित भारत जी राम जी एक्ट पंजाब में लागू हो पाता है या नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं लागू हो पाता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना 2027 के विधानसभा चुनावों में करना पड़ सकता है। लेकिन उससे बीजेपी पूरी तैयारी में इस वक्त है और बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से पंजाब में भी वो सत्ता में काबिज हो और माना जा रहा है कि इसको लेकर अब बीजेपी तमाम बड़े जो नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या बीजेपी के बड़े संगठन में, उनकी ड्यूटी पंजाब में वो लगा सकते हैं। जी राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए राजकुमार, जिस तरीके से अमेरिका और वेनेजुला के बीच जो संघर्ष है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कई देशों की चिंता बढ़ गई है। ये आशंका जताई जा रही है कि शीत युद्ध हो सकता है। अगर शीत युद्ध या फिर कोल्ड वॉर होता है तो क्या भारत पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, क्या मानते हैं आप? पर अगर कहीं भी किसी भी देश में, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, व्यावसायिक रिश्ते हैं और इतने सारे प्रतिबंध लगने के बावजूद भी जो हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं वो कंपनियां लगातार जो है उनके साथ व्यापार कर रही हैं। तो जब कहीं कोई देश अगर कहीं लड़ाई के क्षेत्र में जाता है, युद्ध के क्षेत्र में जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है और उस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, अगर वेनेजुएला पर अटैक अमेरिका कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को उससे नुकसान नहीं है, अमेरिका को भी बहुत नुकसान है। स्थिर हो जाती हैं चीज़ें, सारी जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां चौड़ हो जाती हैं और उनकी जो व्यवस्था है, क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पे एक चीज़ मान के चलिए कि अगर युद्ध हो रहा हो तो हर व्यक्ति का दिमाग जो है वो युद्ध पे लगेगा, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी, तो अपने काम से हटेगा। अगर अपने काम से हटता है दिमाग तो स्वाभाविक तौर पर उसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर जो है वो फर्क पड़ेगा। आज इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो बनाकर एक बहुत गंभीर ये निर्णय लिया गया है कि सिक्योरिटी जो वो है राष्ट्रीय सुरक्षा संघ जो है उसकी समिति जो है वो समिति बैठे और बैठकर इस पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाकर और शांति का रास्ता तैयार करें। लेकिन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अगर बात की जाए तो ट्रंप को ये जो नया कार्यकाल उनका आया है, इस कार्यकाल में निश्चित तौर पर वो विवादित रहे हैं। उनके साथ जो लोग रहे हैं, उनके अपने साथ के लोगों के साथ टूलिंग करना और तमाम तरह के जो, क्योंकि हमेशा अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने किया है, लेकिन उसके बावजूद यदि 2-2 बार अगर हम पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे
लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह की जो व्यवस्था, जिस तरीके से हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गए और उस तरीके के जो बयान आए, वो बयान कहीं भी उनके पद को या उनके पद की गरिमा को शोभा नहीं देते। लेकिन निश्चित तौर पे एक गंभीरता जरूर खत्म हुई है। अमेरिका को बहुत मजबूत देश माना जाता था, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व इस तरीके का रवैया तैयार करेगा कि दूसरे देश के राष्ट्रपति को, दूसरे देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उसका अपहरण करके एक तरह से बंधक बना के ले आया जाए और उन पर अटैक कर दिया जाए जाकर, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं निश्चित तौर पे इसका फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज अब आगे बढ़ रही हैं और इसकी चिंता अब उनको सताने लगी है ट्रंप को, यही वजह है कि तमाम तरह के टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं। अजर आपके पास आते हुए, अजर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बर्फबारी वहां पर शुरू हो गई है, पर्यटकों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? के हवाले से बात करें, लगातार बीते रात भी अगरचे हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में, जिसमें गुलमर्ग, भदरवा, डोडा के इलाकों में। साथ ही साथ अभी भी हम देख रहे हैं कि लेह यानी लेह लद्दाख में भी अभी भी बर्फबारी हो रही है। और इसके पेश नजर अगर हम देखें कि अंदरूनी इलाके यानी मैदानी इलाकों में अभी भी जो है बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। अलबत्ता पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में जो है लगातार बर्फबारी हो रही है, तो इसका ठंड का प्रकोप जो है वो मैदानी इलाके और इसके साथ साथ शीतलहर का जो प्रकोप है वो साफ तौर पर यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन दूसरी जानब से जो जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग का मानना है कि अगले 8 दिनों तक जो है मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा, लेकिन इसके पेश नजर जो है धुंध और कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार दिख सकता है। पर्टिकुलरली जो जम्मू क्षेत्रीय इलाके हैं तो यहाँ पे भी काफी सारा जो धुंध और प्रकोप इसका दिख सकता है और इसमें ट्रैफिक की आवाजाही में काफी खलल पड़ सकता है। दूसरी जानब से एयर सेवा में भी काफी जो है प्रभावित हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट 8 दिनों तक ड्राई स्पेल है और इस ड्राई स्पेल के बीच में अंदरूनी इलाके यानी मैदानी इलाकों में कहीं पे भी बारिश या स्नोफॉल नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी जानब से जो बीते रात जिसका मैंने अभी बात भी किया कि बर्फबारी हो रही थी, अभी भी जो है लेह श्रीनगर रोड जो नेशनल हाईवे रोड है वो भी यातायात के लिए बंद है, क्योंकि यहाँ पे भी बर्फबारी हुई है और हैवी स्नोफॉल हुई है इस हाईवे पे, जिसको लेके भी ये हाईवे जो है अभी बंद है। हालांकि इसमें जो है प्रशासन लगातार जो है बर्फ हटाने का काम भी यहाँ पे लगातार लेकिन गुलमर्ग की अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।